बात मान सकता हूँ, बट कुछ ना कुछ अट्रैक्शन तो है ना गान्या। यस सर। अब अगर अट्रैक्शन है तो अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो पहले इस अट्रैक्शन को खत्म करना पड़ेगा, चाहे वो सोडियम हो चाहे वो लिथियम हो। यस और नो? यस सर। अगर अट्रैक्शन को खत्म करना है तो उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। सम एनर्जी मस्ट बी रिक्वायर्ड। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। ऐसे समझो, मान लो तुम हो और मान लो पुष्कर है। अगर मान लो तुम सोडियम एटम हो और पुष्कर लिथियम एटम है, मान लो पुष्कर की मेरे साथ अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है, तुम्हारी कंपैरेटिवली अट्रैक्शन कम है। अब मैं कहूंगा चाहे ट्यूशन से सोडियम को हटाना है, मतलब तुम्हें हटाना है, चाहे लिथियम को हटाना है, मतलब लिथियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हटाना है, यानी पुष्कर को हटाना है, किसी आउटसाइडर को कुछ ना कुछ एनर्जी तो देनी पड़ेगी। क्योंकि तुम्हारी मेरे साथ कम इंटरेक्शन थी तो तुम्हारे केस में उसको कम देनी पड़ेगी, बट पुष्कर की मेरे साथ ज्यादा इंटरेक्शन थी तो पुष्कर के केस में उसको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। तो बस यही होती है आयनाइजेशन एनर्जी। कितनी एनर्जी लगानी पड़े किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल से, उसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। मैं लिख देता हूं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम outermost orbit of an isolated gaseous atom। इसका मतलब मैं अभी इस स्टेज पे नहीं बता सकता हूं, सिर्फ इतना बता देता हूं कि गान्या जब तुम्हें सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, अब सोडियम तो तुम्हें किस स्टेट में मिलता है? सॉलिड में। तो सबसे पहले तुम्हें सोडियम को किस स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा? गैसियस में। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अब गान्या जब सोडियम में किसी सोडियम की शीट की बात करूंगा तो उसमें तो बहुत सारे एटम्स होंगे सोडियम के। यस सर। तो तुम्हें किसी एक एटम को बाहर निकालना पड़ेगा, यानी उसे आइसोलेट करना पड़ेगा। और अब इस सोडियम में से कितनी एनर्जी तुम दो कि इसका एक इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल वाला है वो बाहर निकल जाए? क्या सोडियम Na+ में बदल जाएगा गान्या? यस सर। और इस एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी पहले उस एटम को जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो गैस में लेके जाओ और उसको बाकी सारे एटम से आइसोलेट करो, अलग करो, और फिर देखो तुम्हें कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। चलो अब मुझे बताओ गान्या की ग्रुप में और पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी कैसे बढ़ेगी और कैसे कम होगी? सोचो, ग्रुप में जा रहा हूं तो साइज बढ़ रहा है। यस सर। साइज बढ़ रहा है। अच्छा पहले ये बताओ, सोडियम में ज्यादा देनी पड़ेगी या लिथियम में? लिथियम। ऑब्वियसली, यानी नीचे जाऊंगा तो साइज बढ़ेगा, अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन की कम रहेगी तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता हूं, यानी ग्रुप में डिक्रीज करेगी। यस सर। और पीरियड में साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ेगी तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी पीरियड में इंक्रीज करेगी। यस सर। अब बोलो कोई डाउट? नो सर। ओके, हाँ जी, बाकियों को समझ आया? यस सर। यस सर। इजी है? यस सर। सर इन ये शॉर्ट समझ में लो, ये एक एक्सटर्नल एनर्जी है ना? हाँ एक्सटर्नल, बाहर से देनी पड़ेगी। इतनी बात समझ लो, अगर तुमने इन 3 टर्म्स को समझ लिया ना तो तुमने +1 में जो पीरियोडिक चैप्टर है समझ लो वो भी कर लिया, बिकॉज यही 3 टर्म्स वहां पर नहीं है, बाकी सब कुछ पुराना ही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। सर। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, जिसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी बोलते हैं। और एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अक्सर बच्चे, अभी तो तुम्हें सिर्फ है ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, वरना +1 में बच्चे इन दोनों में बड़ा कंफ्यूज होते हैं। मैं समझाता हूं दोनों में डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को पहले समझाता हूं। अगर मैं तुमसे पूछूं फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर है 9, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2,7, ठीक है, और मैं बात करूं ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर है 8, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2,6, ठीक है, मैं पूछता हूं फ्लोरीन कैसे स्टेबल होगा?
एक इलेक्ट्रॉन गेन gaining करके 1 electron. और ऑक्सीजन कैसे स्टेबल होगा? 2 electrons gain गेन करके। अच्छा, करके क्या तुम मुझे बता सकते हो कोई चीज जब स्टेबल होती है तो वो कम एनर्जी में जाती है या ज्यादा एनर्जी में चले जाती है? कम एनर्जी। खुद सोचो। अरे तुमसे पूछता हूँ, मान लो तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी है, क्या तुम टिक कर बैठोगे एक जगह पर? No sir. भटकते रहोगे, इधर से उधर भटकते रहोगे, यानी तुम अनस्टेबल रहोगे। अगर तुम में मान लो एनर्जी बहुत कम है तो टिक कर बैठ जाओगे एक जगह पे, Yes sir. यानी स्टेबल हो जाओगे। किसी भी चीज का स्टेबल होने का मतलब होता है कि वो कम एनर्जी में चला जाए, वो कम एनर्जी में चला जाए। तो वंश जेठी, जब मैं सुबह उठा मेरे अंदर बहुत एनर्जी थी, मैं बहुत अनस्टेबल था, मैं काम करता गया, मेरा जो काम था वो एनर्जी की फॉर्म में यूज होता गया और मेरे अंदर से एनर्जी निकलती गई। और एक ऐसा टाइम आया शाम को मेरे अंदर जब बहुत कम एनर्जी थी, मैं टिक कर बैठ गया, मैं स्टेबल हो गया। सही बोल रहा हूँ? Yes sir. इसका मतलब अगर फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है वो स्टेबल हो जाता है, वो तुम बोल रहे हो। क्या उसके स्टेबल होने का मतलब वो अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज कर देगा? यस और नो? Yes sir. भाई तभी तो वो कम एनर्जी में जाएगा जब वो एनर्जी को रिलीज करेगा। Yes. बोलो भाई, एग्री करते हो कि नहीं? Yes sir. अब फ्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो तुमने बोला सर जब फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा उस प्रोसेस के दौरान वो स्टेबल हो जाएगा, और जब वो स्टेबल हो जाएगा सर वो एनर्जी को रिलीज कर देगा ताकि वो कम एनर्जी में चला जाए और स्टेबल, ऑब्वियसली स्टेबल हो जाए। ठीक है ना? तो इसका मतलब कितनी एनर्जी रिलीज होती है जब कोई एलिमेंट आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन को लेता है, उस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। बट फिर से वही कंडीशन है, एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है यानी कि फ्लोरीन, सबसे पहले वो गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा वो आइसोलेटेड होना चाहिए यानी वो अकेला एफ होना चाहिए, और जब वो इलेक्ट्रॉन को लेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस प्रोसेस के दौरान जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। बोलो मेरी बात समझ आ रही है? Yes sir. अब इलेक्ट्रॉन को यदि लेना है तो क्या उसके लिए जितना साइज छोटा रहेगा उतना लेना आसान होगा, उतना अट्रैक्शन ज्यादा होगी न्यूक्लियस की? Yes, किसी sir. बाहर से इलेक्ट्रॉन को लेना है तो जितना साइज छोटा रहेगा उतना न्यूक्लियस जल्दी पकड़ लेगा इलेक्ट्रॉन को। यस और नो? Yes sir. Yes sir. पीरियड में ये क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, और ग्रुप में ये क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। यस और नो? तुम्हें Yes, नहीं sir. जमता है छोड़ दो, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट की डिमांड है और मुझे डिमांड तो पूरी करनी ही पड़ेगी। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन, हाँ जी बोलो। सर जैसे आपने बोला कि जैसे फ्लोरीन ने अपनी एनर्जी लूज की है स्टेबल होने के लिए, हाँ। तो सर एज सच उस एनर्जी का कोई काम होता है जो रियल लाइफ से रिलेटेड हो कि वो एनर्जी नहीं हो सकती है? नहीं, उसका और बहुत काम है, आगे जाके पढ़ोगे। अभी मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन समझा रहा हूँ, जबकि ये बहुत ब्रीफ है और बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं अभी कंफ्यूज करना नहीं चाहता हूँ तुम्हें, क्योंकि अभी सिलेबस में नहीं है। अगर कंफ्यूज होना है तो फाउंडेशन में आओ, वहां पे तकड़ा कंफ्यूज करूंगा। क्लियर है? अब मैं यहीं पे कंफ्यूज करके पूछता हूँ कि फ्लोरीन की ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी या क्लोरीन की ज्यादा होगी? बोलो। हाँ जी गान्या, ज्यादा होगी या क्लोरीन? Fluorine. बिल्कुल सही आंसर है, बट ये आंसर गलत है। क्लोरीन की ज्यादा होती है। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहता हूँ, ये एक एक्सेप्शन है और एक एक्सेप्शन का कारण भी है, बट मैं इतना डेप्थ में नहीं जाना चाहता हूँ। तुम्हें स्कूल वालों ने करवाया है गान्या ये सब के नहीं करवाया? No sir. तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ना पहली चीज तो ये दिमाग में रख लो कि कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लेता नहीं है। जैसे मान लो उसमें क्या होता है, एक ए है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक बी है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने शेयरिंग करके एक बॉन्ड बना लिया, और शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहली चीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी कोवलेंट बॉन्ड के लिए बताई जाती है। अब अगर और ए और बी की ताकत बराबर होगी तो शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन्स बीचों बीच रहेंगे, दोनों का हक बिल्कुल बराबर होगा।
बट अगर ए की ताकत ज्यादा होगी तो वो ए की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे। ए ने लिए नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां पर इलेक्ट्रॉन लिया गया था एलिमेंट द्वारा, यहां पर इलेक्ट्रॉन लिया नहीं गया है। अगर एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन ले ही लिया, अगर ए ने ले ही लिया तो ए पे माइनस आ जाएगा और बी पे प्लस आ जाएगा, फिर तो बॉन्ड ही टूट गया, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई मायने नहीं रह जाएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है सिर्फ इतना कि ये जो शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको अपनी तरफ खींचने की ताकत किस एलिमेंट में ज्यादा है। इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। कौन सा एलिमेंट शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच सकता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब खुद सोचो, मान लो ये ए का न्यूक्लियस और ये मान लो बी का न्यूक्लियस, ठीक है, और ये मान लो शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं कह सकता हूं जिसका साइज छोटा रहेगा उसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पकड़ के रखेगा अपने पास, लेना नहीं है, खींचेगा, ज्यादा खींचेगा। यस और नो? इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। जितना साइज छोटा रहेगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। यानी सिंपल सी बात है, जो साइज का ट्रेंड तुमने समझा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उसका उल्टा है। अगर मैं पूछूं नाइट्रोजन और फोस्फोरस, मैं ग्रुप में चल रहा हूं, बताओ किसका साइज बड़ा है? नाइट्रोजन। नंदन शर्मा अभी भी नाइट्रोजन बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन का साइज बड़ा है। मैं नाइट्रोजन से फोस्फोरस चलते टाइम पे ग्रुप में गया हूं और अभी भी तुम लल्लुओं को ये नहीं समझ आ रहा है कि साइज किसका बड़ा होएगा। किसका साइज बड़ा है? फोस्फोरस। तो फिर नाइट्रोजन कहां से आ गया आंसर? हाँ जी नंदन। गलती से बोल दिया मैंने। बेटा गलती पेपर में भी होगी, जो गलती यहाँ पर हो रही है वो पेपर में भी होगी। गलती उससे नहीं होती है जिसके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो। तो वो हाथ खड़े करो जिसके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, जिसको पता है कि फोस्फोरस का साइज बड़ा है। तो इनसे गलती नहीं होगी, गलती वही होती है जहां 1% भी डाउट होगा। जैसे कि मेहुल को है डाउट पर वो पूछेगी नहीं। जहां 1% भी डाउट की क्षमता होगी, जहां 1% भी चीज नहीं समझ आएगी, वहां पे गलती होगी पेपर में। अब क्योंकि फोस्फोरस का साइज बड़ा है, अब बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? नाइट्रोजन, बिकॉज जिसका साइज बड़ा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। तो ये मैंने तुम्हें जो भी तुम्हारे पर्टिकुलर डाउट्स थे समझा दिए हैं, चाहे वो इन कोर्स है चाहे वो आउट कोर्स है, मैंने समझा दिए हैं। बोलो क्लियर है सबको डाउट्स? यस सर। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने डीपीपी 1 के डाउट्स के ऊपर। उसके बाद मैं एनसीईआरटी के डाउट्स लूंगा, पहले डीपीपी 1 के डाउट्स को एनकाउंटर कर लेते हैं। डीपीपी 1, हाँ जी बोलो। मेरे को 1 to है ही 16 क्वेश्चन है, तो बोलो जी डाउट्स बोलो। 1 to 16 में डाउट्स बोलो। बोलो सर नहीं है डाउट। नहीं है डाउट? डाउट नहीं है, 16 में पूछना है। Deduce whether chlorine, bromine, iodine having atomic masses can be grouped as। तो कर लो इनको, प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर लो। अगर लगभग आ गया तो ठीक है, डोमिनेट ट्राइड होगा। और है ये डोमिनेट ट्राइड। जैसे भाई लगभग है, हाँ तो लगभग मतलब चलता है, थोड़ा सा ही है। हर्षिता लगभग चलता है ना बेटा। ओके सर, ठीक है। अगर तुम बोलो कि सर आपकी फीस 29,000 है, क्या मैं आपको 28,998 रुपीज दे दूं तो चलेगा? मैं कहूंगा दौड़ेगा, अभी दे दो, चलेगा ना लगभग? यस सर। नेक्स्ट बोलो। बस सर डाउट नहीं है कोई और। ओके, तो डीपीपी वाले में देयर इज नो डाउट। अब मैं पूछना चाहूंगा एनसीईआरटी। पहले मैं एनसीईआरटी खोल लूं, पहले मुझे एनसीईआरटी खोलने दो, फिर मैं तुमसे डाउट भी पूछता हूं। ये क्या खुल गया? वैसे मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे कि खुल रहे हैं स्कूल्स या सब कुछ खुल रहा है या एकेडमीज खुल रही हैं, तो तुम में से ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कल को एकेडमी आना चाहेंगे? वैसी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, वो हाथ खड़े करें जरा।
सर भाग के आएंगे हम। सर जो अभी नहीं बुला लो। जो घर पे नहीं बैठे आना बैठे चाहते हैं पकड़ा वो ही हाथ है। खड़े करो, जो नहीं आना चाहेंगे। सारे रेडी हैं आने के लिए? यस सर। यस सर। यस सर। क्या क्या बात है, वाह। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मेरे लिए मैंने तुम्हें पहले भी बोला है कि ऑफलाइन इज मोर कंफर्टेबल एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। हाँ जी बोलो जी। तो डाउट्स बोले जाएं पहले क्वेश्चंस में, फिर मैं तमन्ना के कॉन्सेप्ट में जो डाउट है उस पे आऊंगा जिसके भी थे। बोलो जी, कौन सा पेज कौन सा क्वेश्चन मैं खोल दूंगा, बोलो। सर पेज नंबर 90 क्वेश्चन नंबर 6। एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूँ इस बार, कि अब तक मैंने नहीं की थी, अब मैं बता रहा हूँ कि जिस स्टूडेंट का अब नेक्स्ट जैसे पीरियोडिक का टेस्ट होगा, तो इसमें पहले मैं उस स्टूडेंट का होमवर्क चेक करूंगा, बिकॉज सेम नंबर से होमवर्क और सेम नंबर से टेस्ट आना चाहिए। पहले होमवर्क देखने के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि उसने होमवर्क सारा सबमिट किया है, तभी उसका वो टेस्ट चेक होगा। एक होमवर्क और एक टाइम लिमिट। इस बार मैंने काफी टेस्ट रिजेक्ट कर दिए टाइम लिमिट की वजह से, तो टाइम करोगे सही टाइम पे तो डेफिनेटली आदित्य का टेस्ट चेक नहीं होगा, बिकॉज एक्सीडेड टाइम था, बहुत ज्यादा एक्सीडेड टाइम था वो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 90। By considering their position in the periodic table, which of the following elements would you expect to have maximum metallic character? अगर मैं गैलियम की बात करूं तो वो 13th ग्रुप के अंदर है, यानी बैंगन आलू गाजर, ये रहा गैलियम। 14th ग्रुप में है कहे शिवजी, ये रहा जर्मेनियम। 15th में है नीना पास, ये है आर्सेनिक। 16th में उससे ये है सिलीनियम। और बेरिलियम तो हम सब जानते ही हैं बोरोन से पहले होगा ग्रुप नंबर 2 में। यस और नो? यस सर। यस तो सर। सबसे पहले मैं इन चारों को अगर बेरिलियम से कंपेयर करता हूं तो गान्या बेरिलियम में केवल 2 ही शेल्स हैं, जबकि इनमें 4-4 शेल्स हैं। यस और नो? यस सर। तो बेरिलियम का सबसे कम होगा गान्या, फर्स्ट ऑफ ऑल। इतनी चीज समझ आ रही है? तुमने मोस्ट मेटालिक बताना ना, मैक्सिमम। अब देखो, जब मैं गैलियम जर्मेनियम आर्सेनिक सेलेनियम में चलता हूं तो क्या मैं पीरियड में चल रहा हूं गान्या? यस सर। और पीरियड में चलने पे मेटालिक कैरेक्टर कम होगा, इसका मतलब माय आंसर इज गैलियम। खत्म। सर मतलब मुझे इस बात में कंफ्यूजन हो जाती है कि अगर कुछ एलिमेंट्स गिवन हो और वो ना ही सेम पीरियड और ग्रुप में हो तो फिर कैसे गान्या चेक करोगे? तुम्हें ग्रुप को देखना होता है हमेशा। मतलब अगर तुम बेरिलियम और गैलियम को देखते हो तो बेरिलियम ग्रुप पीरियड में पहले आता है, बट ग्रुप में मतलब पीरियड, तो यही कहना चाहते, इसमें कंफ्यूजन हो रही है ना इन दोनों में। यस सर। तो इनमें शेल्स देख लिया करो, डेफिनेटली जिसकी 4 शेल्स होंगी इलेक्ट्रॉन निकालना उसमें से बहुत आसान होगा गान्या। ओके सर। हाँ जी, नेक्स्ट बोलो डाउट। बोलो भाई डाउट। अब जैसे नंदन तू पूछ रहा था रिएक्टिविटी, अब देख ए और सी में से पूछा रिएक्टिव कौन है। अब क्योंकि ग्रुप 17 नॉन मेटल्स का ग्रुप है, तो नॉन मेटल्स में नीचे जाते हुए रिएक्टिविटी घटेगी, तो ए ज्यादा रिएक्टिव होगा। अगर ये क्वेश्चन यहाँ भी पूछा होता कोई एलिमेंट डी देकर, तो डी और बी में से भी डी रिएक्टिव होगा। बट अगर यहाँ पर ग्रुप 1 दिया होता और यहाँ पर मुझे बी और एम दिया होता, तो डेफिनेटली एम ज्यादा रिएक्टिव होता, बिकॉज वो मेटल्स का ग्रुप है। यस सर। हाँ जी बोलो नेक्स्ट, कोई डाउट? सर जो बेरियम है वो ग्रुप 2A में कैसे है वो बता दो। वो छोड़ दो, वो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव। एक्चुअली मैंने बताया था ना, मेंडलीव के टेबल में भी 18 ही ग्रुप्स होते हैं। उसने पहले 7 को ए और बी भाग में बांट रखा था, याद है तुम्हें? यस सर। ठीक है ना? Yes, फिर sir. उसने 7th वाले को 3 हिस्सों में बांट दिया था, फिर 8वें वाले को अलग बनाया था। तो वो उसको छोड़ दो, तुम उसमें कंफ्यूज मत हो, तुम अपना आंसर लिखो मॉडर्न के अकॉर्डिंग। उसमें ए बी में कंफ्यूज मत हो जाओ, उसको छोड़ दो, अभी का कोई काम नहीं है उसका कोई। ओके सर। बोलो क्लियर है? यस सर। हाँ जी तमन्ना बोलो, तुम्हें कौन से पैराग्राफ को समझना है? सर पेज नंबर 83। आ गए? हाँ जी सर। सर यहाँ पे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के नीचे लास्ट लाइन में दिया हुआ है जो बॉक्स है कि फॉर हाँ। एग्जांपल वाली लाइन। सर इसका हाँ। मतलब ये है कि जो RH4 है और RO2 है, यहाँ पे हाँ। R एक जनरल फॉर्म के लिए स्टैंड कर रहा है। आर मतलब किसी भी एलिमेंट के लिए स्टैंड कर रहा है, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं ना RH4 और RO2 क्या है। उसके अंदर जो जो एलिमेंट्स है, मतलब वो आर कार्बन हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, टाइटेनियम हो सकता है, जर्मेनियम हो सकता है, जिरकोनियम हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो इस ग्रुप में आ रहे हैं। मतलब ये इस ग्रुप के लिए एक जनरल फॉर्म है बस। हाँ, अब जैसे R2O3 है, अब थर्ड वाले में आर बोरोन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, स्कैंडियम हो सकता है, ये चीजें हैं। ठीक है सर। सर अब और जो मेरे नेक्स्ट। से दिया तुम पूछ रहे थे ना,
ये देखो जैसे फर्स्ट ग्रुप है वो फर्स्ट ए और फर्स्ट बी में बटा हुआ है, उसी तरह सेकंड को भी सेकंड ए और सेकंड ई में बांटा हुआ है ना। तो देखो बेरिलियम कहाँ पर आ रहा है, सेकंड ए में आ रहा है। यस और नो? यस सर। ये चीज मैं समझा रहा था। ओके सर। हाँ जी बोलो तमन्ना। और सर पेज नंबर 84 पे जो टेबल दिया है कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कंपाउंड्स ऑफ Na, बिल्कुल। इसमें वो बता क्या रहा है? इसमें वो ये बता रहा है कि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल से मिलती हैं, ग्रुप 1 से मिलती हैं। वो कैसे पता लगता है? जिस प्रकार से सोडियम क्लोरीन के साथ कंपाउंड बना रहा है उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी बना रहा है। देखो मतलब यहाँ पर H1 Cl1 Na1 Cl1 जैसे कंपाउंड AB टाइप का बन रहा है ना, AB टाइप फॉर्मूला बन रहा है। देखो A1 B1, जिस तरह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ फॉर्मूला बना रहा है A2O टाइप का A2O, उसी तरह से सोडियम भी A2O टाइप का ही फॉर्मूला बना रहा है। जिस तरह से हाइड्रोजन सल्फर के साथ कंबाइन करता है उसी तरह सोडियम सल्फर के साथ कंबाइन करता है। यानी वो इस टेबल से ये बताना चाहता है कि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज सोडियम से मैच करती हैं। जिस तरह से सोडियम मतलब सोडियम से नहीं अल्कली मेटल से मैच करती है, जिस तरह से अल्कली मेटल्स क्लोरीन ऑक्सीजन और सल्फाइड के सल्फर के साथ रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हाइड्रोजन भी करता है। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है सर। नेक्स्ट बोलो। बस सर। बस सर। हाँ जी सर आपने लिखवाया था कि सेकेंड पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स है सर उनकी प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप से कई डिफरेंट होती हैं सर। हाँ बिल्कुल, उसे एनोमलस बिहेवियर बोलते हैं सेकंड पीरियड का। यस हाँ बिल्कुल लिखवाया था कि व्हाई दिस हैपेंस। वाई बेटा, ये तो अब बिहेवियर देखा जाता है ना, उनको ऑब्जर्व किया जाता है। और ऐसा नहीं, सारी कुछ प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, उनकी चार्ज बाय रेडियस रेशियोज अलग होती हैं। वो अभी तुम्हारे कॉन्सेप्ट में अभी सिलेबस में नहीं है वो चीज। ओके सर इस चैप्टर की एक्टिविटीज में से कोई एक्टिविटी ऐसी है जो एज सच पूछी जा सकती है? एक्टिविटीज इसमें नहीं एज सच पूछी जाती हैं, इसमें वो एक्टिविटीज ही ट्रेंड्स हैं बेसिकली। आगे जाओगे तो एज सच नहीं पूछी जाएंगी, बट पढ़नी बहुत जरूरी है। देखो तुम बता सकते हो, कोई तुम में से बता सकता है विच इज द बेस्ट बुक टू बी फॉलोड फॉर क्लास 10th? कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? NCERT। एंड द वंडरफुल बुक टू बी फॉलोड फॉर क्लास 10th इज NCERT। अगर तुमने इसको पढ़ना सीख लिया, इसको पढ़ लिया लाइन बाय लाइन, तुम्हें 100 नंबर लेने से मैं तो क्या भगवान भी नहीं रोक सकता है। लोग एवं कमले हो जाते हैं, एवरग्रीन कर लो, ये कर लो। तुम्हें सिर्फ मेरी DPPs करनी है, वो सारी किताबों का बेस्ट निचोड़ है। कोई एवरग्रीन पढ़ने की लोड़ नहीं है, कोई लखमीर पढ़ने की लोड़ नहीं है। अगर पढ़नी ही है कोई किताब तो सिर्फ NCERT पढ़ो और मेरे नोट्स पढ़ो बस। 100 नंबर तुम्हारे 100 में से 100 ना आए तो बोल देना मुझे। समझ आ रही है मेरी बात? यस सर। अब तुम कहोगे सर आप NCERT से क्यों नहीं पढ़ाते? तो भाई फिर अगर मैं भी NCERT से पढ़ाऊंगा तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड यू? अगर मैं किताब से खोल के तुम्हें बताऊं भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हैलोजन रिसेंबल्स दैट ऑफ अल्कली मेटल्स, अब इस लाइन का मतलब समझाऊं, कितना मजा आएगा तुम्हें पढ़ने में तमन्ना? सर बिल्कुल भी नहीं, स्कूल वाला The thing is, मैं ये कहता हूं कि NCERT पढ़ना इज अ वेरी गुड हैबिट, बट वंस तुम्हें चैप्टर समझ आ जाए उसके बाद ही NCERT पढ़ने का मजा आता है। वैसे मजा नहीं आता NCERT पढ़ने का। अभी पढ़ लो आर एनवायरनमेंट की NCERT, चैप्टर नहीं किया ना, पढ़ के देख लो, तुम्हें मजा आ गया तो कह देना। NCERT पढ़नी जरूरी है, बट वंस मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूं उसके बाद। बट उसको छोड़ना मत, उसको पढ़ना जरूर एक बार, एटलीस्ट एक बार जरूर पढ़ना। क्लियर है? कल हमारा टेस्ट है कि परसों टेस्ट? सर अभी नहीं है टेस्ट, अभी टाइम है। तो हाँ कल जी, सर। DPP2 कल का होमवर्क। और फिर भी कोई डाउट किसी को लगते हैं व्हाइल रीडिंग द नोट्स व्हाइल लर्निंग द चैप्टर, तो शी और ही इज मोस्ट वेलकम। मैंने आज भी डाउट्स लिए, कल भी लूंगा। तो कल DPP2, ठीक है? यस सर। हाँ जी बोलो। सर इसी 84 पेज नंबर पे जो टेबल 5.5 है प्रॉपर्टीज ऑफ एक एल्यूमिनियम हाँ, एंड गैलियम, बिल्कुल, ये बिल्कुल। वाला टेबल में को सिंबल है, वो सिंबलाइज क्या करना चाहता है? ये टेबल क्या करना है? मतलब इसके मतलब प्रॉब्लम आई थी कि वो बताना क्या चाहता है इससे उनकी प्रॉब्लम। बताना ये चाहता है कि ये 13th ग्रुप जो एलिमेंट उसने ए का नाम दिया था, वो 13th ग्रुप में उसने किसको नाम दिया था? गैलियम को नाम दिया था। अब जो एलिमेंट 13वें ग्रुप का होगा, क्या उसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एग्री करते हो कि नहीं? यस सर। भाई किसी एलिमेंट के लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से ही तो उसका ग्रुप डिसाइड होता है। अगर 1 या 2 तो ग्रुप 1 और 2 होता है। अगर 3, 2 से ज्यादा हो तो 10 प्लस करना पड़ता है। क्या इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे तभी इसका ग्रुप नंबर 13 है? यस सर। तो अगर इसके लास्ट शेल में 3 है तो कितने छोड़ेगा स्टेबल होने के लिए? 3 को छोड़ेगा, यानी इस पे चार्ज कितना आएगा? +3।
और ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, तो देखो क्या बनेगा फॉर्मूला, यही तो बनेगा जो बना दिया उसने। और अगर क्लोरीन के साथ करोगे तो Ga पे चार्ज क्या होगा +3 और Cl पे -1, तो क्या बनेगा GaCl3। भाई उसने बोला एक का एल्यूमिनियम उस एलिमेंट को, और बोला ऐसा ऑक्साइड और ऐसा क्लोराइड बनाएगा, लेटर ऑन उसका नाम गैलियम पड़ा और देखा गया कि एक ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स वो बना रहा है, सिंपल। ओके सर। सर टेस्ट 20th को है। टेस्ट 20th को है, व्हिच मींस वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस चैप्टर, है ना? हाँ जी तो सर, ठीक है, हम संडे को कार्बन फिर वाला टाइम जल्दी ले लो। है। हम कार्बन वाला टाइम यूटिलाइज करेंगे इसमें नहीं, हम एक काम करेंगे ना, हम इसकी असाइनमेंट्स कर लेंगे, हमारे पास टाइम है तो व्हाई सर टू वेस्ट। कार्बन की DPP1 कब करनी है? DPP1 तुमने संडे तक करनी है, संडे कोई डाउट्स होंगे उसके बाद टेस्ट होने हैं, तो इस चैप्टर का हम पूरा मॉड्यूल करेंगे, फिर हमारे पास टाइम है तो व्हाई नॉट टू डू इट। क्लियर है? ठीक है। अभी आज के लिए तो DPP2 है ना? आज के लिए केवल DPP2 है, अगर उसमें भी क्वेश्चन मेरे को लगता है ज्यादा है शायद। DPP2 में कितने क्वेश्चंस हैं? ठीक है सर, हो जाएंगे। DPP2 में कितने हैं देख तो लूं। एक सेकंड। 66 हैं, कर लोगे? 66 हो जाएंगे। AB वाले ही है यार, ये कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो लंबे लंबे जाएंगे नहीं है। सर। ठीक हो है। जाएंगे, बस यही सुनना होता है मुझे, हो जाएंगे। फिर कल असाइनमेंट 1 दूंगा, फिर असाइनमेंट 2 दूंगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, बस खत्म। प्रीवियस ईयर हम करेंगे आफ्टर टेस्ट सीरीज इज फिनिश्ड। जब फुल सिलेबस टेस्ट होंगे ना, उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है? ओके सर। यस यस सर। ओके पीरियोडिक ओके, का टेस्ट आप कह रहे थे ना, फुल कैम भी लोगे, हाँ लूंगा बिल्कुल। हाँ उसमें ऐसे कर कितना लेते हैं, टाइम दोगे आप? तो ऐसा कर लेते हैं ना फिर इसका, चलो तुम करो भी, मैं बता दूंगा तुम्हें। जो भी संडे आएगा ना, जिस दिन तुम्हारा पीरियोडिक का टेस्ट हो जाएगा, जो भी संडे आएगा उस दिन फुल केमिस्ट्री टेस्ट होगा 80 मार्क्स का। ट्यूसडे को है फिर पीरियोडिक का, फिर तो फिर नेक्स्ट संडे। हाँ जी। ओके बाय। बाय सर। बाय सर। हाँ जी, सर मेटलर्जी की क्लास कब होएगी? वो इस संडे होगी आफ्टर द टेस्ट। ओके सर।